दोस्तों आज का लेक्चर एलटी ग्रेड, जेएससी प्रयोक्ता और जीडीसी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी का कोई भी ऐसा जीएस का पेपर नहीं बनता है, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए हो, जो कि इस टॉपिक से अनछुआ रहता हो। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हम जितने भी मुख्य युद्ध हुए हैं और उन युद्धों के बाद जो संधियां हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बशर्ते कि आप धैर्य के साथ पूरा लेक्चर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कर्नाटक का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है कर्नाटक का युद्ध कितनी बार हुआ, तो 3 बार हुआ। और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। तीनों बार यह युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला युद्ध हुआ इसका कारण और जो इसमें तीसरा युद्ध हुआ इसका कारण यूरोपीय थे। दूसरा ही युद्ध ऐसा था जो कि भारतीय कारणों से लड़ा गया था। तो पहला युद्ध लड़ा गया 1746 में और यह चला था 1748 तक। कारण यूरोपीय रहा। इसी के अंतर्गत सेंट थोम का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर अनवरुद्दीन को सामने कर दिया फ्रांसीसी सेना के सामने, लेकिन अनवरुद्दीन इसमें हार गया था। और यहीं से फ्रांसीसी सेना यह समझ गई कि ये जो भारतीय राजा हैं भले ही देखने में बहुत सबल लगते हों, लेकिन इनको हराया जा सकता है अगर एक सही कूटनीति के साथ इन पर आक्रमण किया जाए। तो मतलब यहीं से ना उन लोगों का मन जो है वो बढ़ने लग गया था। और इस युद्ध की समाप्ति होती है एक्स-ला-सैपल की संधि से। याद रखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसकी समाप्ति होती है एक्स-ला-सैपल की संधि से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1749 से लेकर 1754 तक भारतीय कारणों की वजह से कर्नाटक का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और कारण क्या थे? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध। तो इसमें मैं डिटेल में आपको सारी बातें बता चुका हूं। क्रमशः क्या होता था कि उस समय तक स्थिति ये बन चुकी थी कि जब भी दो भारतीय राजा आमने सामने होते थे तो कोई मतलब अंग्रेजों की मदद मांगने चला जाता था, कोई जो है फ्रांसीसियों की मदद लेता था और फिर युद्ध होने लगता था। और यही वजह रही कि जो दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का, ये भी भारतीय कारण की वजह से हुआ था, जिसमें क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक के जो शासक थे उन्होंने क्रमशः अंग्रेज और फ्रांसीसियों की मदद ले ली थी। और इसकी समाप्ति होती है पांडिचेरी की संधि से ही। अब जो संधियां हो रही हैं इसको आप याद रखिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, समाप्ति एक्स-ला-सैपल की संधि। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, समाप्ति पांडिचेरी की संधि। अब होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कब शुरू होता है? 1756 में और चला 1763 तक। कारण यूरोपीय रहे, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। और ये युद्ध समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो बात करते हैं मैसूर का युद्ध। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं। तो मैसूर का युद्ध कितनी बार युद्ध हुआ? 4 युद्ध हुए थे मैसूर के, ठीक है। और इसमें जो पहला युद्ध हुआ 1767 से लेकर 1769 तक हुआ। हैदर अली लड़ा था मैसूर की ओर से। कौन लड़ा? हैदर अली ने नेतृत्व किया। और इस समय जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड हैरी वेरेलस था, याद रखिएगा। और जो मैसूर का पहला युद्ध हुआ इसकी समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी। इसको हम यम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए। इसके बाद दोस्तों 1780 से लेकर 1784 तक दूसरा युद्ध लड़ा गया। और दूसरे युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई, उसको कुछ बीमारी हो गई थी। और युद्ध की कमान आ जाती है किसके हाथ में? टीपू के हाथ में। और हालांकि यह युद्ध जो था इसकी समाप्ति होती है मैंगलोर की संधि से, ठीक है ना। 1784 में मैंगलोर की संधि होती है और मैसूर का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ यम से मैंगलोर। हम इसको भी यम से ही डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है आपका तीसरा युद्ध, ठीक है। तीसरा युद्ध जो था, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो पहला युद्ध हुआ था मैसूर का पहला युद्ध, गवर्नर जनरल था वेरेलस्ट। दूसरे युद्ध के समय गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तीसरा युद्ध होता है 1790 से शुरू हुआ, 1792 तक चला। और इस युद्ध के दौरान टीपू का आधा क्षेत्र ब्रिटिश निजाम और मराठा को गया, क्योंकि ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे। 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति देनी पड़ी थी टीपू को, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए टीपू ने पकड़ा दिए थे इन लोगों को, जिसको ब्रिटिश ने निजाम और मराठों को बांट दिया था। इसके बाद जो बाकी 1.5 करोड़ वो दे नहीं पाया, तो जिसकी वजह से टीपू के 2 पुत्रों को ब्रिटिशों ने बंधक बना लिया था। और इस युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करें तो जो तीसरा युद्ध हुआ तो इसमें जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा इसको। और
लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों, मराठों और निजाम के संयुक्त मोर्चे ने हराया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और जो चौथा युद्ध हुआ, ये युद्ध जो था निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि इसमें टीपू को लोगों ने पकड़ के मार डाला। युद्ध लड़ा गया था 1799 में। ठीक है, सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अंग्रेज और मराठों के बीच में कुल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ठीक है ना। पहला युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक लड़ा गया। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ, यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध जो पहली बार हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, इसका निर्णय 1782 में जाकर हुआ। काफी लंबा युद्ध चला था। और जो अंतिम रूप से संधि हुई थी, ये साल बाई की संधि थी, जो कि 1782 में हुई थी। और इस संधि के बाद आंग्ल मराठा पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जो पहला युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, तो साल बाई की संधि अंतिम संधि भले ही थी, लेकिन इसी के बीच कई अन्य संधियां भी होती रहीं। जैसे कि सूरत की संधि हुई थी मार्च 1775 में। इसमें रघुनाथ राव और अंग्रेजों की ओर से, मतलब दोनों ने संधि की थी। पुरंदर की संधि होती है मार्च 1776 में, और इसमें नाना फडणवीस आते हैं, मराठों की ओर से, अंग्रेज थे। बड़गांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में। मराठों को उनके क्षेत्र वापस कर दिए गए। और फिर अंततः साल बाई की संधि होती है 1782 में। मराठा और अंग्रेजों के बीच महादजी सिंधिया ने यह संधि कराई थी। तो फाइनली जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, पहले युद्ध की समाप्ति 1782 में होती है साल बाई की संधि से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अब आप देखिए, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ये समाप्त होता है 1782 में जाके समाप्त होता है। इसके बाद जो दूसरा युद्ध शुरू होता है ये 1803 में स्टार्ट होता है। मतलब 1782 के बाद फिर जो दूसरा युद्ध शुरू होता है आंग्ल और मराठा के बीच में, वो 1803 में जाकर शुरू होता है और चलता है 1806 तक। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है ना। और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। तो ये याद रखिएगा आप। और ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, तो ये इसी के दौरान 1802 में एक बसीन की संधि हुई थी। बसीन की संधि होती है और इसमें बाजीराव द्वितीय ने मराठों की ओर से, और अंग्रेज तो थे ही। अब इनके बीच में क्या हुआ, आपको याद होगा सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि की शुरुआत भले ही डुप्ले ने की थी, जो कि एक फ्रांसीसी था, लेकिन आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी एक ऐसी नीति बनाई कि उसने डुप्ले की इस सहायक संधि का खूब उपयोग किया था। ठीक है। और इसके बाद उसने जो सहायक संधि शुरू की थी, तो बहुत सारे राज्यों को उसने इस संधि के थ्रू अपने में मिला लिया था। तो इसमें क्या होता था, सहायक संधि का मतलब होता था कि अंग्रेज ये कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आप हमारी सेना रख लीजिए और सेना का खर्च आप उठाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को कितने पैसे दिए थे? 26 लाख रुपए दिए थे और सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। और यही संधि जो है वो बसीन की संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1803 में 17 दिसंबर के दिन देवगांव की संधि होती है, और ये संधि बरार के रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, याद रखिएगा ये जो समय है 1803 से लेकर 1806 के बीच का समय है, और इसी दौरान सारी संधियां हो रही हैं। तो 1803 में 17 दिसंबर के दिन देवगांव की संधि होती है, रघुजी भोसले जो कि बरार क्षेत्र से थे और अंग्रेजों के बीच में। और 30 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, दोनों संधियां, देवगांव की संधि और जो सुरजी अर्जन गांव की संधि थी, दोनों होती है 1803 में, लेकिन देवगांव की संधि पहले होती है 17 दिसंबर को। इसके बाद अर्जन गांव की संधि होती है 30 दिसंबर को। ठीक है। तो अर्जन गांव की संधि यह दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राजपुर घाट की संधि, जो कि होती है 1804 में। इसमें होलकर और अंग्रेजों ने संधि की थी। क्लियर हो गया। फिर आती है दोस्तों आपकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और यह युद्ध कब शुरू होता है? 1817 से लेकर 1818 तक। इस समय गवर्नर जनरल बन के आ चुका है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। और इसी दौरान मंदसौर की संधि होती है जनवरी 1818 में, और जून में होती है पूना की संधि। 1818 की जनवरी में मंदसौर की संधि होती है, जिसमें होलकर और अंग्रेजों ने संधि की। फिर पूना की संधि होती है 1818 जून में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में।
याद रखिएगा कि इसी युद्ध में हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। जो पूना की संधि होती है 1818 में, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारी के बारे में आप जानते ही हैं, ये मराठों की मदद करते थे। जब भी जो है मराठी कहीं लड़ने जाते थे तो पिंडारी भी उनके साथ हो लेते थे, वो मराठों को हेल्प करते थे। और जब युद्ध लोग जीत जाते थे तो वो मतलब युद्ध में लूटपाट जो होती थी वो धन लेके वापस चले जाते थे। तो पिंडारियों को समाप्त करना ये हेस्टिंग्स के प्रायोरिटी में रहा था, और उसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1817 और 1818 में पिंडारियों का दमन कर दिया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। तो यह युद्ध केवल एक बार हुआ था 1816 में, हालांकि 2 साल चला था 1814 से लेकर 1816 तक। और इस युद्ध की समाप्ति में होती है सुगौली की संधि 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर 1816 तक। और संधि होती है कौन सी? सुगौली की संधि। यह आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। कई बार यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब आंग्ल और सिखों के बीच 2 बार युद्ध हुए, ठीक है। कितने बार हुए? 2 बार हुए। तो देखो अभी जो युद्ध है ना, एक बात ध्यान रखना, रणजीत सिंह जब तक हैं तब तक आंग्ल और सिखों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे, रणजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, और उसके बाद ही अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध शुरू होते हैं। हालांकि इसके पहले, यानी कि रणजीत सिंह की मृत्यु से पहले 2 संधियां हुई थी। एक अमृतसर की संधि है जो हुई थी 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में, और दूसरी जो संधि हुई थी वो 1833 में हुई थी। ये त्रिपक्षीय संधि थी जिसमें शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेज शामिल थे, ठीक है। इसके बाद रणजीत सिंह की जो डेथ होती है वो 1839 में हो जाती है। अमृतसर संधि में क्या कहा गया कि जो ये नदी है, मतलब इस नदी के पूर्व की ओर रणजीत सिंह जो है वो अपना विस्तार, अपने राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। तो ये नदी कौन सी थी दोस्तों? ये सतलुज नदी है। मतलब ये जो सतलुज नदी थी, इसी को ब्रिटिश और सिखों का जो राज्य है उसके बीच में एक सीमा रेखा के तौर पर प्रयोग में लाया गया कि भैया जो रणजीत सिंह है, जो सिख राज्य है, वो इस नदी के मतलब पश्चिम में रहेगा, पूरब नहीं जाएगा। और इधर जो था वो एरिया ब्रिटिशों के कब्जे में था, ठीक है ना। इसके बाद 1839 में उनकी डेथ हो जाती है, और फिर शुरू होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में, मतलब 6 साल के बाद। 1 साल चला ये। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध, इसका समय रहा 1845 से लेकर 1846 तक। और इसी दौरान एक मुदकी का युद्ध होता है 1845 में, और इसमें जो मुदकी का युद्ध है, इसमें जो सिख हैं उनकी ओर से लाल सिंह लड़े थे और अंग्रेजों की ओर से यूगफ लड़ा था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 9 मार्च 1846 में एक संधि होती है जिसे कहते हैं लाहौर की संधि। तो इस संधि के द्वारा दिलीप सिंह जो कि बहुत ही छोटे थे उनको राजा बनाया गया, और जिंद कौर को उनकी संरक्षिका बनाया गया। लाल सिंह जिन्होंने मुदकी के युद्ध में सिखों का नेतृत्व किया था, तो लाल सिंह जो है वजीर बना दिए गए। हालांकि दोस्तों आगे चलकर आप देखेंगे तो जो जिंद कौर हैं और जो लाल सिंह हैं, ये संतुष्ट नहीं थे इस संधि से, और वो आगे चलकर विद्रोह करेंगे, क्योंकि दिलीप सिंह बहुत छोटे हैं, बच्चे जैसे हैं, ठीक है ना। दोस्तों इसके बाद 16 दिसंबर 1846 में ही, अब ध्यान देना, लाहौर की संधि ये 9 मार्च 1846 में होती है। इसके बाद 16 दिसंबर 1846 में भैरववाल की संधि होती है। तो आप देखिएगा कि जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, सबसे पहले मुदकी का युद्ध होता है, इसके बाद 2 संधियां हैं, लाहौर की और भैरववाल की, दोनों होती हैं 1846 में। पहले होती है लाहौर की संधि, फिर होती है भैरववाल की संधि, और भैरववाल संधि में सिख और अंग्रेज शामिल थे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से लेकर 1849 तक, मतलब 1 वर्ष से भी चलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एग्जैक्टली मूलराज, शेर सिंह, छत्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया था। ये सारे जो थे सिख थे और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इन्हें लगा कि मतलब ये जो हुआ ये ठीक नहीं है, हमें एक स्वतंत्र सिख राज्य चाहिए, और इन लोगों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के दौरान 1848 से लेकर 1849 के दौरान चिलियांवाला का युद्ध हुआ, जो कि शायद यूपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट है। बार बार वो इस प्रश्न को पूछते हैं, चिलियांवाला का युद्ध जो कि लड़ा गया था 13 फरवरी 1849 में। इसमें शेर सिंह और लॉर्ड गफ आमने सामने थे। शेर सिंह सिखों की ओर से, लॉर्ड गफ अंग्रेजों की ओर से आमने सामने थे। इसके बाद 1849 में ही गुजरात का युद्ध होता है, और 1849 में ही क्या होता है कि पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय हो जाता है।
30 मार्च 1849 में पंजाब राज्य समाप्त हो गया। डलहौजी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करें तो अब अलाउद्दीन की कुछ विजय हैं, और यहां पर कई बार ये आता है कि जो अलाउद्दीन का विजय अभियान है उसको क्रम से, मतलब पहले उसने क्या जीता फिर क्या जीता, ये क्रम बनाने को एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी भारत का अभियान। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका गुजरात का विजय। गुजरात विजय उसने 1297-98 में की थी। गुजरात का राजा कौन था? राजा रायकर्ण थे। फिर रणथंभौर पर आक्रमण किया उसने 1301 में, राजा हमीरदेव को हराया। चित्तौड़ अभियान उसने शुरू किया था 1303 में, राजा रतन सिंह, आपको याद होगा पद्मावती जो फिल्म बनी है, और इसी मतलब यही जो घटना है इसी पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, पद्मावत को कब लिखा गया था? 1340 में लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मालवा अभियान 1305 में शुरू हुआ, और मालवा में जो ये खिलजी था उसने किसको हराया था? महलक देव को हराया था। मालवा के राजा महलक देव को हराया। सीवान बाड़मेर ये राजा शीतल देव के खिलाफ था 1308 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें तो जालौर का अभियान, ये उत्तर भारत का अंतिम अभियान था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था राजा कन्नड़ देव को। फिर दक्षिण का अभियान उसने शुरू किया तो 1307-1308 में राजा रामचंद्र को हराया था उसने देवगिरी अभियान के दौरान। देवगिरी को जीता था 1307-1308 में, राजा रामचंद्र को हराया था। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना अभियान जो कि वारंगल में है 1309-1310, किसको हराया था? राजा प्रताप रुद्र द्वितीय को हराया था। द्वार समुद्र अभियान 1311, और इसमें हराया था उसने बल्लाल देव तृतीय को। मदुरै अभियान चलाया गया 1311 में, और इसमें राजा वीर पांड्य और सुंदर पांड्य को हराया था। और बस यहीं पर ये सारी जो मतलब इसका विजय अभियान है, तो बहुत सारे हैं, जीवन इसका लड़ाइयों में ही बीता था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो बात करेंगे बाबर के युद्ध के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके लिए एक बहुत ही ट्रिक भी बनाया गया है। देखो सबसे पहले आता है पानी, फिर आता है खाना, फिर ये होता है चाय, फिर गया घर, फिर इसके बाद गया मर। ठीक है, तो क्या हुआ था कि पानी पीता है, खाना खाता है, चाय पीता है, घर जाता है और मर जाता है। तो क्रम से देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध ये बाबर ने लड़ा था 1526 में, और इस युद्ध में उसके सामने था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध उसने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध लड़ा था, और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। सारी बातें क्लियर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुमायूं के बारे में जो कि बाबर का पुत्र है। तो यहां पर कालिंजर पर इसने आक्रमण किया था 1531 में राजा प्रताप रुद्र के खिलाफ, लेकिन ये अभियान उसका असफल रहा। ठीक है ना। इसके बाद दोहरिया का युद्ध हुआ, तो इसमें क्या हुआ? दोहरिया का युद्ध इसमें ये विजयी रहा था। ये अभियान शुरू किया था उसने कब? 1532 में अफगानों को हराया था, महमूद लोदी नामक अफगान को हराया था। इसके बाद दोस्तों चुनार का घेरा डाला उसने कब? 1532 में डाला था। शेर खान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यही वो शेर खान है जो कि राजा बन के शेरशाह बनेगा, और फिर जब तक ये जीवित रहा तब तक हुमायूं की हिम्मत नहीं होती है कि वो वापस जो है भारत की तरफ कदम रख सके। और जब शेरशाह मर जाता है तो 1545 के बाद तब उसको खबर मिलती है 1555 में कि अब भारत में शेरशाह नहीं है, तो वो वापस लौटने की हिम्मत करता है। फिर दोस्तों यहाँ पर बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह को उसने हराया कब? 1535 और 36 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेरशाह से हार गया। इसके बाद फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, दोनों एक ही है, ये हुआ था 1540 में। फाइनली वो इसी युद्ध में शेर खान ने अंतिम रूप से हुमायूं को हराया और भारत से खदेड़ दिया था। दोस्तों इसके बाद फिर 45 में जब शेरशाह मर जाता है, देन आफ्टर मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। मतलब हुमायूं वापस आता है और उसने नसीब खां तातार खां को हराया था, और फिर 1555 में ही हुमायूं को सिंहासन प्राप्त होता है। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। तो दोनों युद्ध 1555 में ही होते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं जो है वो सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहता है। सारी बातें क्लियर ना। दोस्तों बात करते हैं औरंगजेब का अपने भाइयों से जो युद्ध हुआ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं शाहजहां बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो औरंगजेब राजा बने, लेकिन औरंगजेब के अंदर जो कूटनीतिक क्षमता थी और वो बहुत महत्वाकांक्षी था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई या छोटा भाई कोई भी राजा बने। यहां तक कि उसको राज्य का बंटवारा भी मंजूर नहीं था।
तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने अपने भाइयों को क्रमशः मिलाया और मिला मिला के पहले दूसरे भाइयों को उसने हराया। मतलब इसकी पॉलिसी ये थी कि हमें ही जीतना है, पहले हम किसी की हेल्प लेके किसी दूसरे को मारेंगे, फिर उसको भी मार डालेंगे, यही हुआ था। तो पहले दारा राजा बना क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का था और शाहजहां चाहता था कि दारा ही राजा बने। लेकिन औरंगजेब क्या हुआ कि दारा राजा बना, जिससे मिलकर औरंगजेब ने बाकी भाइयों को हराया, फिर दारा को भी हरा दिया था। तो इसमें क्रमशः कौन कौन से युद्ध हुए थे, ये युद्ध कई बार आते हैं, इनको क्रम से सेट करने के लिए या फिर मिलान करने के लिए आ जाता है या फिर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है। जैसे कि बहादुरपुर का युद्ध, याद रखिएगा कि औरंगजेब का अपने भाइयों से जो युद्ध हुआ, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ था वाराणसी में। तो क्या हुआ था वाराणसी में, देखो ध्यान देना कि औरंगजेब पहला भाई, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा मुराद, चौथा शाह शुजा। हालांकि औरंगजेब के मतलब शाहजहां के 5 पुत्र थे, तो एक मर गया था पहले ही, अकबर मतलब ये अकबर द्वितीय नहीं, एक अकबर और था कोई, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बहादुरपुर का युद्ध होता है फरवरी 1658 में। ज्यादातर जो युद्ध हुए हैं उत्तराधिकार वाले औरंगजेब का अपने भाइयों से, वो 1658 और 1659 में ही हुए हैं। तो महीने याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात याद रखिएगा कि बहादुरपुर का युद्ध होता है जिसमें शाह शुजा कौन है, तो औरंगजेब का जो ये भाई है शाह शुजा को दारा के पुत्र, अभी इसमें देखो मतलब औरंगजेब शामिल नहीं हुआ है। जो बहादुरपुर का युद्ध होता है उसमें अभी जो है औरंगजेब नहीं है। इसमें क्या होता है, शाह शुजा और दारा का पुत्र सुलेमान, इनके बीच में होता है, और सुलेमान ने हरा दिया था किसको, शाह शुजा को, ठीक है ना। और ये युद्ध लड़ा गया था वाराणसी में, ठीक। इसके बाद दोस्तों फिर अप्रैल 1658 में, मतलब फरवरी में क्या होता है, बहादुरपुर का युद्ध होता है। इसके बाद मार्च बीतता है और अप्रैल में ही धर्मत का युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो युद्ध था, इसमें दारा शिकोह की ओर से जसवंत सिंह, कासिम अली, ये 2 लोग दारा शिकोह की ओर से लड़ रहे थे और अब इनके खिलाफ था औरंगजेब। तो धर्मत का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें औरंगजेब शामिल था अपने भाई मुराद के साथ, ठीक है। आगे चलकर मुराद को भी हराएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब और मुराद मिलकर लड़ते हैं किससे, अपने बड़े भाई दारा शिकोह से। दारा शिकोह का साथ दिया है जसवंत सिंह और कासिम अली ने, ठीक है ना। और ये युद्ध कब हुआ था, बहादुरपुर का युद्ध होता है उसके बाद अप्रैल 1658 में। फिर दोस्तों मई यानी कि अप्रैल गया, अगले ही महीने मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हो जाता है और यह युद्ध औरंगजेब लड़ता है और डायरेक्टली दारा शिकोह के बीच में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों खजुआ का युद्ध होता है जनवरी 1659 में, यानी कि मई के बाद शांति रहती है कुछ दिनों तक। फिर खजुआ का युद्ध होता है जनवरी 1659 में। हालांकि केवल शांति ये युद्ध के मैदान में दिखती है, बाकी तो लड़ाई चल ही रही थी। खजुआ का युद्ध होता है जनवरी 1659 में, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। शाह शुजा जो कि उसका भाई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब औरंगजेब और शाह शुजा शामिल हो गए हैं, जबकि बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा को पहले ही दारा का पुत्र सुलेमान हरा चुका है, लेकिन फिर खजुआ के युद्ध में औरंगजेब शाह शुजा को हरा देता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम रूप से यह युद्ध होता है देवराई का युद्ध, अप्रैल 1659 में होता है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, ठीक है। और बस यही युद्ध जो है निर्णायक रहता है। इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब दारा शिकोह को बंदी बना लेता है और क्रमशः आगे चलकर वो शाहजहां की भी और दारा शिकोह की भी हत्या करवा देता है, ऐसा इतिहास में कहीं कहीं लिखा है। हालांकि दारा शिकोह की हत्या के बारे में तो उसने बहुत ही विभत्स, मतलब उसका सर काट के साथ भेज दिया था शाहजहां को, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। दोस्तों इसी बीच बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुए हैं, जैसे कि खुर्दा का युद्ध। एग्जाम में पूछा जाता है कि खुर्दा का युद्ध ये कब हुआ था, तो 1795 में हुआ था और ये युद्ध मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। मराठों ने निजाम को हरा दिया था। तो खुर्दा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मराठा और निजामों के बीच में, मराठा विजयी रहे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1759 में होता है चिंसुरा का युद्ध। इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था, डचों को हराया था। चिंसुरा का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया 1759 में। और फिर 1760 में अंग्रेजों ने हरा दिया फ्रांसीसियों को और वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं वेलेजली की सहायक संधि के बारे में, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक वेलेजली जो है ये गवर्नर जनरल रहा था और इस दौरान उसने जो सहायक संधि करी थी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये हैदराबाद था। याद रखिएगा हैदराबाद
1798 में हैदराबाद ने वेरेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा राज्य कौन सा बना था? तो अगले साल 1799 में मैसूर और तंजौर ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे तो 1801 में अवध ने, फिर 1802 में पेशवाओं ने, फिर 1803 में, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, पेशवाओं ने जो संधि पर हस्ताक्षर, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसने कहा था ना कि 28 लाख रुपए दिए थे, तो वही चीज यहां पर आ रही सामने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1803 में बरार और भोसले ने, और 1804 में अंततः सिंधिया ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अन्य संधियों में यानी कि जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मच्छड़ी और बूंदी ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसने वेरेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो याद रखना कि जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, यानी कि डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसमें क्या होता था, अभी तक तो जो सहायक संधि थी आपको पता ही, मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे ना, ये कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आप हमारी सेना अपने यहाँ रख लीजिए और उसकी आप देखभाल करिए, तो ये होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो डलहौजी आया उसने क्या किया, उसने सतारा को 1848 में अपने में मिला लिया। अब डायरेक्टली इसने हड़पना शुरू कर दिया, और डलहौजी जो है ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा। तो सतारा को, अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सहायक संधि है सबसे पहले हैदराबाद ने हस्ताक्षर किए थे, और सबसे पहले डलहौजी ने किसको हड़पा था, हड़प नीति यानी कि व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत, तो सतारा को। इसके बाद दोस्तों 1849 में जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में है और संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, इनको हड़प लिया गया डलहौजी के द्वारा। इसके बाद 1850 में बाघाट हिमाचल प्रदेश, 1852 में उदयपुर या उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश वाला है, नॉट इन राजस्थान, ये उदयपुर मध्य प्रदेश में था। इसके बाद 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध। अवध को तो इसने कुप्रशासन के आधार पर हड़प लिया था, तो इस प्रकार से उसने इन राज्यों को हड़प लिया, और इसे कहते हैं डलहौजी का हड़प सिद्धांत या फिर व्यवगत सिद्धांत, जो भी हो। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट आपका लेक्चर हो गया, और इसमें जितनी भी युद्ध और संधियां हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, उनको हमने एक जिस्ट के रूप में यहाँ पर डिस्कस किया। अगर ये लेक्चर दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको जीएस और करंट के सारे नोट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिटेल में। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाती है। आपकी परीक्षा तक इस ग्रुप की बेहतर रहेगी, और आप ज्वाइन करने के लिए मात्र 299 रुपीज आपको करना पड़ेगा पे, और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आपका।